हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि हम पेपर 2 करेंगे। ठीक है, पेपर 2 के अंदर भी हम कौन सी यूनिट कर रहे थे बच्चे? थर्ड यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर हम मेथड ऑफ बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहे हैं, बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फिक्स्ड बाइस मेथड देख लिया था और ये देखा था कि वो तो आईसी पे पूरा डिपेंड कर गया और इसके आउटपुट तो, और आईसी जो है वो थर्मल रन अवे की वजह से, यानी कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से वो तो अपना इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, वो हो जाएगा। मतलब देखिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो अपना बर्न आउट सिचुएशन उसके अंदर आ सकती थी। ठीक है, तो यानी कि वो जो दिखा रहा था वो बिल्कुल पुअर स्टेबलाइजेशन दिखा रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके बाद सकते हैं। अब कलेक्टर से आपा क्या करेंगे, जो अपनी बेस बायस सर्किट आपा पहले भी कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है, उसी सिस्टम के अंदर पहले हम वीसीसी से डायरेक्ट कनेक्शन किसको दे रहे थे? अपने बेस के रेजिस्टेंस को दे रहे थे। अब डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले आपा क्या करेंगे, देखो इसके अंदर देखो, पहले अपनी वीसीसी है, इसको मैंने अपने रेजिस्टेंस के साथ यानी कि कलेक्टर वाले रेजिस्टेंस के साथ किया। फिर वहाँ से मैंने किसको आपके सिग्नल दिया? यहाँ से आपके आरबी को, यानी कि आपका जो बेस रेजिस्टेंस था उसको दिया है। और फिर ये बेस रेजिस्टेंस अपना किसके अंदर गया है? अपने ट्रांजिस्टर में। यहाँ पे भी हमने कौन सा यूज़ करना है? कॉमन एमीटर ही यूज़ करना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, इस एरो का क्या मतलब है? यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि ये एन है। ठीक है, ये एन है इसके अंदर, तो यानी कि ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, यानी कि ये पूरा ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर का तो है ही है, लेकिन साथ के साथ एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, अब ये एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। अभी भी मैंने कोई भी मतलब क्योंकि जो रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं वो खाली मैंने कलेक्टर और बेस वाले के उस पर ही लिए हैं। ठीक है, अभी भी मैंने एमीटर की तरफ कोई भी बाइसिंग नहीं की, यानी कि वो अभी भी क्या है? ग्राउंडेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ये पोर्शन क्या हो गया? ये बेस था, ये एमीटर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसका मतलब ये पोर्शन कैसा रह गया? आपका वी बी ई वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो गया? वी सी ई वाला पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो अपना ये करंट फ्लो होता होता जाएगा वो कौन सा हो गया? आई सी प्लस में आई बी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? आई सी प्लस में आई बी। फिर ये अपना बट जाएगा, यहाँ पे ये आई बी वाला यहाँ चला जाएगा आर बी रेजिस्टेंस के थ्रू होता होता। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अपना करंट आ जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ओनली आई सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा का इसके अंदर हो जाता है। इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, लिखिए। ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर amplifier circuit with a feedback resistor RB is shown in figure. Here resistance, इसको ऐसे कर देती हूँ, here resistance RB is connected between, किस किस के बीच में? बेस और कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, बेस और कनेक्टेड टर्मिनल के बीच में ही ये है, इज बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, और हमने अभी भी क्या की है? एक ही
डीसी सप्लाई आपने यूज़ कर रखी है, अभी भी पॉजिटिव उसके अंदर जो आपने इसको दे रखी है, नेगेटिव हमने ग्राउंड की हुई है, ठीक है। तो अभी भी एक ही पॉजिटिव आपने इसको दी हुई है, तो आप लिखोगे कि ओनली वन डीसी सप्लाई VCC is used to make, किस लिए, ताकि इसका ये वाला पोर्शन तो आप क्या करवा सके, फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये कैसा करवा सके, रिवर्स्ड बाइस करवा सके। तो हमने सिर्फ एक ही VCC को यूज़ किया है, टू मेक द बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस, आपका कौन सा हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर एमीटर जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड, ठीक है। ये आपका रिवर्स्ड बाइस्ड हो जाएगा इसके अंदर। अब ये कहता है अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट सेक्शन। अब हमने क्या कर रखा है, सिर्फ इनपुट सेक्शन के ऊपर ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। अब पहले अगर ये यहाँ नहीं था तो VCC माइनस में I, मतलब माइनस VCC IB RB और फिर ये इज इक्वल टू 0 लिख दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे ये करंट भी तो आपका आएगा इसके अंदर, जैसे ऐसे चल रही हूँ तो इस पोर्शन के अंदर ये भी बताना पड़ेगा मुझे। तो यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस के VCC, फिर इसके, क्योंकि इस तक पहुँचने के लिए इससे तो गुजरना ही पड़ेगा, प्लस में IB प्लस IC RC, ठीक है। फिर इसके पास आए, क्योंकि इनपुट के लिए तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो फिर किसके पास आएंगे, IB RB, और फिर ये पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको भी लेना पड़ेगा, VBE इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, VCC इज़ इक्वल टू किस किस के, IC प्लस में IB RC प्लस में IB RB प्लस में VBE, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे ये बेस करंट है, ये भी बेस करंट है, तो इसको क्यों ना कॉमन ही ले लूँ। तो VCC की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, RC IC प्लस में IB को मैंने कॉमन कर दिया, क्योंकि इसकी एक ये वाला टर्म वो आ गया रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, और प्लस में VBE। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना था, खाली बेस करंट निकालना था, इसीलिए तो मैंने इसको कॉमन किया है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैंने कॉमन किया है, यहाँ से खाली बेस करंट निकालना है, तो यहाँ से IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VCC माइनस में IC RC, और प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि उधर जा रहा है, तो VBE डिवाइडेड में कितना हो जाएगा आपका, RC प्लस में RB, ठीक है। RC प्लस में RB के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखी जाए, क्योंकि ये टोटल ऐसे हो गया, ठीक है, और यहाँ ये पूरा आ रहा है और फिर इसके पास जा रहा है, तो कलेक्टर करंट बेस से तो ज़्यादा ही होएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो हमारा बेस करंट है वो हमारा कम होता है किससे, IC से। तो अगर बेस करंट कम है तो आप ये देखो, आपने पहले एक बारी आउटपुट में भी लगा देती हूँ, ठीक है, इसको बाद में बताती हूँ। पहले आउटपुट सेक्शन के अंदर आप क्या लगा रहे हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हो, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आउटपुट सेक्शन में लगा रहे हो, तो आउटपुट सेक्शन में अगर लगाएंगे तो ये डायरेक्ट ही यहीं से आ जाएगा, VCC माइनस के VCC, फिर ये IC प्लस IB RC, और प्लस में ये प्लस में, फिर प्लस में VCE इज इक्वल टू 0, यही तो लगेगा खाली इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से बना देंगे, अपने आउटपुट सेक्शन में लगा देंगे माइनस के VCC प्लस में IC प्लस में IB RC प्लस में VCE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास IC प्लस में IB RC प्लस में VCE, ये किसके इक्वल हो गया, आपके VCC के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप अगर वही पहले वाली अपनी इक्वेशन निकालना चाहो आउटपुट वाली, जैसे आप लोड लाइन के लिए निकालते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए, तो ये VCE किसके इक्वल हो गया, VCC माइनस में कितना हो जाएगा आपका IC प्लस में IB
RC के, ठीक है। और यहाँ अगर मैं कह दूँ कि IB मेरा छोटा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अपनी VCC की वैल्यू जो अपनी थी VCE की वैल्यू वो अपनी फिर से वही आ जाएगी VCC माइनस में ICRC। समझ में आया। अब आपके पास जो ये वैल्यू आई है VCE की आपकी ये वाली, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब आपकी जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें भी पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि ये जो VCC माइनस में RC आपकी ये है ये VCE के इक्वल है। और आपने जो ये इनपुट सेक्शन देखा था यहाँ क्या देखा कि IB करंट VCC माइनस में ICRC के इक्वल है और माइनस में ये भी आ रहा है। तो यहाँ इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, VCE लिख सकती हूँ, है ना। आउटपुट से अभी निकाला मैंने, इसको VCE लिख सकती हूँ। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, VCE लिख देती हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये वाली जो इक्वेशन थी आप उसको नंबरिंग कर देना। आपकी ये आई थी ना IB इज इक्वल टू VCC माइनस में ICRC माइनस में VBE डिवाइडेड में आपका ये VBE इधर है, ठीक है, VBE अपॉन में RB प्लस में RC ये आई थी। तो ये वाला पोर्शन अभी आपने कहा कि ये आपके VCE के इक्वल है। तो अगर ये VCE के इक्वल है तो IB किसके इक्वल हो जाएगा, आपका VCE माइनस में VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस में RC के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपका बेस करंट आ गया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब देखो क्योंकि ये IC के ऊपर वैसे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब बेस करंट आपका फिक्स नहीं है यहाँ से, और ये ना ही मेरा IC के उसमें वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फिर इसकी स्टेबलाइजेशन की कंडीशन निकालते हैं कि भाई क्या ये भी हमारी थोड़ी उसी की जो हमारा फिक्स्ड बाइस जैसा है वैसा ही पुअर स्टेबलाइजेशन दिखाता है या थोड़ा बहुत मतलब ठीक हो सकता है ये, ठीक है। फिर इसकी स्टेबलाइजेशन कंडीशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।